जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी टेक। जी हाँ। इस वीडियो में पूरा उत्तर प्रदेश का इतिहास कवर किया जाएगा। और इतिहास की इस बारीक पड़ताल में आज हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा शुरू करने से पहले स्टडी टेक के सभी लगनशील छात्रों के लिए एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एकदम सही बात है। और आज का हमारा जो मिशन है ना, वो इन्हीं हौसलों को थोड़ा और धार देना है। हाँ, मतलब आज हम यूपीपीएससी के लिए जो टॉपर्स के मास्टर नोट्स और विजुअल रीडिंग डेक हैं, उनका बारीकी से विश्लेषण करेंगे। सही कहा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इतिहास को बोरिंग तरीके से रटने नहीं वाले हैं। बिल्कुल नहीं, शानदार विजुअल्स और बहुत ही मजेदार ट्रिक्स के साथ हम इसे समझेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश ना सिर्फ एक राज्य नहीं है। अगर हम गहराई से देखें तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास का एकदम हृदय है, मतलब हार्टलैंड है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, मतलब प्रागैतिहासिक काल से। अब इसको याद रखने की एक बहुत ही फनी ट्रिक है मेरे पास। अच्छा, क्या ट्रिक है? ट्रिक है, बेलन से मार के पुराना किया, सराय में नया धान बोया। अरे वाह, ये तो एक ही लाइन में आपने पूरा पाषाण युग समेट लिया। है ना? अब इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। बेलन से मार के पुराना किया, इसका मतलब है बेलन नदी घाटी, जो प्रयागराज और मिर्जापुर के पास है। हाँ, जहाँ से पुराना मतलब पूरा पाषाण काल या पेलियोलिथिक युग के औजार मिले। बिल्कुल। फिर आता है सराय, मतलब प्रतापगढ़ का सराय नाहरराय और महदहा, यहाँ से मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक युग के कंकाल मिले। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? क्या बात है? इन कंकालों में ना युद्ध या संघर्ष के साक्ष्य मिले। हाँ। मतलब ये तो एकदम किसी प्राचीन क्राइम सीन जैसा लग रहा है। हाँ, ये क्राइम सीन वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक है, क्योंकि असल में ना ये संसाधनों के लिए संघर्ष था। अच्छा, मतलब सर्वाइवल की लड़ाई। बिल्कुल। आबादी बढ़ रही थी और खाने की कमी हो रही थी, तो सर्वाइवल के लिए आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। तो फिर इसका समाधान कैसे निकला? मतलब इंसान ने कुछ तो सोचा होगा। समाधान निकला खेती से, जो आपकी ट्रिक का अगला हिस्सा है ना। नया धान बोया। अरे हाँ, नया से नवपाषाण काल, और धान से हमारा प्रयागराज का कोल्डी हवा, जहां से दुनिया के सबसे पुराने चावल के साक्ष्य मिले हैं, लगभग 6000 बीसी के। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि कोल्डी हवा का ये साक्ष्य ना यूपीपीएससी का एकदम एवरग्रीन सवाल है। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब वैश्विक इतिहास के नजरिए से दुनिया के सबसे पुराने चावल के साक्ष्य यूपी से मिलना, ये बात कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चावल की खेती का मतलब है कि अब इंसान के पास खाने का कैलोरिक सरप्लस था। उसे हर रोज शिकार के लिए भटकना नहीं पड़ता था। तो वो एक जगह टिक कर रहने लगा होगा। सही कहा। जब पेट भरा होना, तभी इंसान घर बनाने और समाज का निर्माण करने के बारे में सोच पाता है। और गंगा यमुना का ये दोआब क्षेत्र इसी कृषि विकास का सबसे शुरुआती केंद्र बन गया। क्या बात है। और जब खेती से जरूरत से ज्यादा अनाज होने लगा, तो व्यापार शुरू हुआ होगा। बिल्कुल। और यही व्यापार बस्तियों को शहरों में बदलने लगा, जिसने हमें सिंधु घाटी सभ्यता यानी आईवीसी तक पहुंचाया। तो चलिए खेती के विकास से आगे बढ़ते हुए आईवीसी के लिए विजुअल स्लाइड से ट्रिक पढ़ता हूँ। मेरठ का आलम, सहारनपुर के हुलास में बड़ा हुआ। बहुत बढ़िया। इससे ना पूरा पूर्वी विस्तार याद हो जाता है। हाँ, मतलब मेरठ का आलमगीरपुर, जी। जो हिंडन नदी मतलब यमुना की सहायक नदी के तट पर है। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसे खोजा था। और ये सिंधु घाटी इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, जिसे हम ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री भी कहते हैं। हाँ। और सहारनपुर के स्थल हो गए हुलास और बड़ा गांव। लेकिन यहाँ स्रोतों में एक बहुत डीप फैक्ट दिया है जो मुझे थोड़ा खटक रहा है। अच्छा, वो क्या? मतलब आलमगीरपुर से सूती कपड़े तो मिले हैं, पर कोई मोहर या सील नहीं मिली। अगर वहां व्यापार होता था और सूती कपड़ा मौजूद था, तो मोहर क्यों नहीं? क्या ये सिंधु सभ्यता का कोई बाहरी इलाका था? बहुत ही शानदार सवाल पकड़ा आपने। असल में मोहर का नाम मिलना यही इशारा करता है कि शायद ये मुख्य प्रशासनिक या व्यापारिक केंद्र नहीं था। मतलब कोई कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर टाइप नहीं था। हाँ, ये सभ्यता के हाशिए पर बसा एक पेरिफेरल एरिया था। एक ऐसा प्रोडक्शन हब जहाँ स्थानीय उत्पादन होता था। किसान कपास उगाते थे और बुनकर कपड़ा बनाते थे। तो सारा कंट्रोल सीधे केंद्र से नहीं होता था? बिल्कुल नहीं। ये एक स्थानीय अर्थव्यवस्था थी जो उस महान सभ्यता के किनारे पर फल फूल रही थी। समझ गया। लेकिन जैसे हर सभ्यता का पतन होता है, इसके बाद क्या हुआ? अगर हम एक वृहद चित्र या बिगर पिक्चर देखें, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण का दौर आया। अच्छा, सेकंड अर्बनाइजेशन। हाँ,
और इस बार सत्ता का केंद्र सिंधु नदी से खिसककर यूपी के गंगा के मैदानों में आ गया। और इसका सबसे बड़ा कारण था लोहा। लोहे के हल से जब उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की गहरी जुताई हुई ना, तो इतना अनाज पैदा हुआ कि महाजनपद बन गए। एकदम सही। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तो बताता है कि 16 में से 8 महाजनपद सिर्फ यूपी में ही थे। सोचिए, ये राजनीतिक शक्ति का कितना बड़ा केंद्रीकरण था। तो इन 8 को याद रखने की एक महाट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? 5 शूरवीर कुरु और मल्ल काशी से कौशल, वत्स और चेदी गए। ये लंबी है पर बहुत काम की है। चलिए इस चीट शीट को थोड़ा डिकोड करते हैं और डीप फैक्ट्स खंगालते हैं। सबसे पहले पांचाल। इसकी राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य थी, मतलब आज का बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद इलाका। और यहाँ के राजा प्रवाहिन जावली दार्शनिक थे। आपको पता है महाभारत की द्रौपदी भी यहीं की थी। अरे वाह। फिर आता है शूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी, जो भगवान कृष्ण से जुड़ा क्षेत्र है। और यहाँ के राजा अवंती पुत्र बुद्ध के शिष्य थे। इसके बाद कुरु आता है, राजधानी इंद्रप्रस्थ। ये मेरठ और गाजियाबाद वाला क्षेत्र है। हाँ, जो अपनी उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था और महाभारत के लिए मशहूर था। और फिर आता है मल्ल, राजधानी कुशीनगर और पावा। यहाँ एक कमाल की चीज है। क्या? मल्ल कोई राजतंत्र नहीं, बल्कि एक बाकायदा गणतंत्र था, मतलब रिपब्लिक। हम अक्सर सोचते हैं कि प्राचीन काल में सिर्फ राजा महाराजा होते थे, लेकिन यहाँ तो बाकायदा एक रिपब्लिक चल रहा था। ये सच में हैरान करता है। और कुशीनगर का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहीं पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसके बाद ट्रिक में है काशी से कौशल। काशी की राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा और असी नदियों के बीच बसी थी। और ये सूती वस्त्र और घोड़ों के व्यापार का बहुत बड़ा हब था। बिल्कुल। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती और साकेत, मतलब अयोध्या। यहाँ के राजा प्रसेनजित बुद्ध के समकालीन थे। और यहाँ एक यूपीपीएससी डीप फैक्ट है। वो क्या है? महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में ही दिए थे। उदयन थे, जो प्रयागराज और बांदा के पास है। और ये जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थ था। और अंत में चेदी, जिसकी राजधानी शुक्तिमती थी, मतलब आज का बुंदेलखंड। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि महाजनपदों की शक्ति और इतने बड़े व्यापार के बीच ही वैचारिक क्रांतियों का जन्म भी हो रहा था। बिल्कुल। इसीलिए उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना या क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की सबसे अहम घटनाएं यहीं घटी। जैसे वाराणसी के सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और वहां का धमेक स्तूप आज भी इसकी गवाही देता है। और जैसा हमने बताया, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए और कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के तट पर मोक्ष प्राप्त किया। लेकिन ये सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं था। उत्तर प्रदेश जैन धर्म की भी जन्मस्थली रहा है। बिल्कुल। अयोध्या को ही ले लीजिए। 24 में से 9 तीर्थंकरों का जन्म अकेले अयोध्या में हुआ। हाँ, जिनमें पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी भी शामिल हैं। और काशी का भी बड़ा महत्व है इसमें। जी बिल्कुल। एक और यूपीपीएससी डीप फैक्ट साझा करती हूँ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का जन्म काशी में ही हुआ था। वो इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के यहाँ जन्मे थे। मतलब उस समय ये पूरा क्षेत्र दुनिया के लिए एक आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान का पावर हाउस बन चुका था। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट्स और मैक्सिमम्स वाली इस अंतिम विजुअल स्लाइड का तेजी से निचोड़ निकाल लेते हैं। बिल्कुल, एक रिकैप हो जाएगा। तो पहला, विश्व का सबसे पुराना धान कोल्डी हवा से मिला। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर था। तीसरा, सर्वाधिक महाजनपद, मतलब 16 में से 8 अकेले यूपी में ही थे। और चौथा, धर्मों का उद्गम, बुद्ध के उपदेशों या तीर्थंकरों का जन्म, सब यहीं हुआ। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। उपजाऊ जमीन ने खेती दी, खेती ने बस्तियां बसाईं, बस्तियों से महाजनपद बने। और जब समाज समृद्ध हुआ ना, तब वहां दार्शनिक विचार और महान धर्म पनपे। इसीलिए उत्तर प्रदेश भारतीय इतिहास का हृदय है। बिल्कुल सही। तो मेरी सभी छात्रों को सलाह है कि परीक्षा से पहले इस मास्टर नोट का कम से कम 3-4 बार रिवीजन जरूर करें। और स्टडी टेक की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। और इस शुरू करते हैं सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्रोतों से। वो पत्थर जो आज भी हमें राजाओं की कहानियां सुनाते हैं। हाँ, पहली स्लाइड में जो लायन कैपिटल या हमारा राष्ट्रीय प्रतीक बना है, उसे देखकर मुझे अशोक के स्तंभों की याद आती है। अगर मैं इसे आज के ज़माने से कनेक्ट करूं तो हाँ, बताइए।
तो आजकल जैसे राजनेता या बड़ी कंपनियां विज्ञापन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं या हाईवे पर बड़े बड़े बिलबोर्ड लगाती हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में अशोक के स्तंभ बिल्कुल उसी तरह के प्राचीन बिलबोर्ड थे? ये एनालॉजी एकदम सटीक है। मतलब अगर आप उस दौर की कल्पना करें तो कलिंग युद्ध में जो भारी विनाश हुआ था, उसके बाद अशोक को एहसास हुआ कि तलवार के जोर पर लोगों के दिलों पर राज नहीं किया जा सकता। हाँ, उसे अपनी छवि बदलनी थी। बिल्कुल, उसे एक नया नैरेटिव चाहिए था, धम्म का या शांति का नैरेटिव। अब उस समय इंटरनेट या प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं। राइट, वो तो बहुत बाद में आए। तो उसने क्या किया, साम्राज्य के जो सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग थे और जो सीमाएं थी, वहां विशाल पत्थर के स्तंभ गाड़ दिए। इन पर उसके नियम और प्रजा के लिए संदेश लिखे होते थे। और इन्हीं संदेशों में से एक है प्रयाग स्तंभ लेख, जो परीक्षाओं के लिहाज से बहुत बहुत ही फेवरेट सवाल है। जी, प्रयाग प्रशस्ति। हाँ, मैंने पढ़ा है कि ये मूल रूप से कौशाम्बी में था, जिसे बाद में मुगल बादशाह अकबर प्रयागराज ले आया। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं ना? बिल्कुल कहते हैं। इसे क्वींस एडिक्ट कहा जाता है क्योंकि इसमें अशोक की रानी कारूवाकी द्वारा दिए गए दान का जिक्र है। लेकिन यूपीपीएससी का जो सबसे खास तथ्य है वो कुछ और ही है। अच्छा, वो क्या है? वो ये है कि इस एक ही स्तंभ पर 3 अलग-अलग कालखंडों के शासकों के लेख हैं। अशोक, मतलब एक ही पत्थर पर 3 राजाओं ने लिखवाया। हाँ, अशोक, समुद्रगुप्त और मुगल बादशाह जहांगीर, तीनों के लेख इसी एक स्तंभ पर हैं। अरे वाह, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक गूगल डॉक पर हजारों सालों तक अलग-अलग लोग अपना एडिट कर रहे हो। बिल्कुल सही कहा। और समुद्रगुप्त ने तो उसी पत्थर पर अपने तलवार की ताकत का विज्ञापन कर दिया। उसके दरबारी कवि हरिशेन ने इस पर जो लेख लिखा, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, वो चंपू शैली में है। चंपू शैली मतलब गद्य और पद्य दोनों। हाँ, गद्य और पद्य मिली जुली शैली। ये समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा को दिखाता है। इतिहास के इन भारी भरकम तथ्यों को याद रखने के लिए हमारे पास दूसरी स्लाइड में एक बहुत मजेदार ट्रिक है, जो स्क्रॉल और तलवार वाले चित्र के साथ दी गई है। अच्छा, क्या ट्रिक है वो? ट्रिक है प्रयाग के समुद्र में भीतरी स्कंद। अरे वाह, ये तो बहुत ही कैची है। हाँ, तो प्रयाग के समुद्र से तो साफ हो गया कि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की है। लेकिन ये भीतरी स्कंद क्या है? ओ, भीतरी का मतलब है गाजीपुर का भीतरी स्तंभरेख, और स्कंद का मतलब है गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त। अच्छा, तो भीतरी स्तंभ स्कंदगुप्त का है। बिल्कुल। और यूपीपीएससी का सबसे फेवरेट सवाल है, क्योंकि इसमें इस बात का जिक्र है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह हराया था। हूण? ये हूण कौन थे? मतलब इतिहास में हमेशा इनका जिक्र बहुत खौफनाक तरीके से होता है। हूण मध्य एशिया की एक बहुत ही आक्रामक खानाबदोश जनजाति थी। मतलब उनका खौफ ऐसा था कि रोमन साम्राज्य तक उनसे कामता था। और जब उन्होंने भारत पर हमला किया, वो स्कंदगुप्त ने उन्हें रोक दिया। हाँ, स्कंदगुप्त ने उन्हें इतनी बुरी तरह खदेड़ा कि उन्होंने दशकों तक भारत की तरफ मुड़कर नहीं देखा। इसी जीत का जश्न भीतरी अभिलेख में है। इसके अलावा एक कहूम अभिलेख भी है देवरिया में। कहूम अभिलेख, उसमें क्या है? उसमें 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का जिक्र है, जो दिखाता है कि उस समय धार्मिक सहिष्णुता भी थी। बहुत दिलचस्प। तो गुप्त काल के बाद अगर हम आगे बढ़ें, तो सत्ता का केंद्र कैसे बदला? क्योंकि प्राचीन काल में तो मगध की बहुत अहमियत थी। बिल्कुल, लेकिन गुप्त काल के पतन के बाद सत्ता की धुरी खिसककर कन्नौज आ गई। कन्नौज, तो आखिर कन्नौज में ऐसा क्या था कि लगातार 200 सालों तक 3 महाशक्तियां आपस में सिर्फ कन्नौज के लिए लड़ती रहीं? इसका जवाब कन्नौज के भूगोल में है। अगर आप नक्शा देखें तो कन्नौज गंगा और यमुना दोआब के बिल्कुल बीच में था। मतलब बहुत उपजाऊ जमीन। हाँ, अपार संपत्ति और सामरिक महत्व। इसके प्राचीन नाम भी बहुत पूछे जाते हैं, कान्यकुब्ज और महोदय नगर या महोदय श्री। अच्छा, महोदय नगर कन्नौज का ही नाम था। बिल्कुल। और इसी महत्व को देखते हुए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज शिफ्ट कर ली थी। हरियाणा से सीधा यूपी। हाँ, और उसी दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था और हर्ष ने एक विशाल कन्नौज सभा बुलाई थी। हर्ष के बारे में मैंने पढ़ा है कि वो प्रयागराज में भी कुछ करवाता था हर 5 साल में। एकदम सही। वो हर 5 साल में प्रयागराज में महामोक्ष परिषद कराता था और इतिहासकार मानते हैं कि यहीं से हमारे वर्तमान कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी। ओहो, कुंभ मेले का कनेक्शन सीधे हर्षवर्धन से है। बिल्कुल, लेकिन
हर्ष के बाद कन्नौज पर कब्जे के लिए जो जंग शुरू हुई, जिसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, वो बहुत लंबी चली। हाँ, स्लाइड में जो 3 तीरों वाला चित्र है वो इसी को दर्शा रहा है ना? हाँ, पूरब से पाल वंश, दक्षिण से राष्ट्रकूट और पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार, ये तीनों कन्नौज के लिए भिड़ गए। और ये जंग कितनी लंबी चली? करीब 200 सालों तक। बाप रे, 200 साल! और जीता कौन आखिर में? अंततः गुर्जर प्रतिहारों ने बाजी मारी और कन्नौज पर कब्जा किया। सही है। तो प्राचीन काल के कन्नौज से आगे बढ़ते हुए अब हम मध्यकालीन यूपी की ओर चलते हैं, खास तौर पर जौनपुर का शर्की वंश। हाँ, जौनपुर मध्यकालीन भारत में शिक्षा और वास्तुकला का सबसे बड़ा केंद्र था। जहाँ तक मुझे याद है, जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी ना? बिल्कुल सही। और फिर 1394 में मलिक सरवर ने वहां एक स्वतंत्र शर्की राज्य बना लिया। शिक्षा और कला के कारण इसे शिराजे हिंद भी कहा गया। शिराजे हिंद, ये सवाल तो कई बार आया है। और जौनपुर की मस्जिदों के लिए भी मेरे पास एक बहुत शानदार ट्रिक है। बताइए, क्या है वो ट्रिक? अटाला और झंझरी इब्राहिम के हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब इब्राहिम शाह शर्की ने 1408 में अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद बनवाई थी। यूपीपीएससी के मिलान वाले सवालों के लिए ये बहुत जरूरी है। रिश्ता है जो इसे बाकी मस्जिदों से अलग करती है। वो क्या? इन मस्जिदों में मीनारें नहीं होती थीं। बिना मीनार वाली मस्जिदें? वेट, सीरियसली? हाँ, आप सोचिए, मस्जिद हो और मीनार ना हो। ऐसा क्यों? क्या ये डिजाइन की कोई गलती थी या? नहीं, ये जानबूझकर किया गया था। दिल्ली के सुल्तानों की वास्तुकला में मीनारें बहुत अहम थी। शर्की शासक खुद को दिल्ली से अलग और स्वतंत्र दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मीनारों की जगह एक विशाल केंद्रीय ढांचा बनवाया, जिसे प्रोपाइलॉन कहते हैं। अच्छा, मतलब दिल्ली वालों को चिढ़ाने के लिए या अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उन्होंने मीनारें ही हटा दी? बिल्कुल, ये वास्तुकला के जरिए राजनीति थी। बहुत दिलचस्प। जौनपुर के बाद अब हम सल्तनत से मुगल सत्ता के सफर की तरफ चलते हैं, मतलब आगरा और फतेहपुर सीकरी। आगरा की बात करें तो इसकी स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी ने की थी। और 1506 ने इसे राजधानी भी बना लिया था। हाँ, लेकिन उसने दिल्ली क्यों छोड़ी? क्योंकि उसे राजपूत शासकों पर नियंत्रण रखना था और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा करनी थी। आगरा इसके लिए एकदम सही जगह थी। और बाद में यही आगरा मुगलों का गढ़ बन गया। आगरा के पास ही अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी है। और हाँ, इसकी शानदार इमारतों को याद रखने की ट्रिक भी हमारे पास है। क्या बात है, आज तो ट्रिक्स की बारिश हो रही है। बताइए। ट्रिक है, पंच बुलंद इबादत करते हैं। वाह, तो इसे डिकोड कैसे करेंगे? पंच से हो गया पंचमहल, बुलंद से बुलंद दरवाजा और इबादत से इबादत खाना। बिल्कुल सही डिकोड किया आपने। पंचमहल जो है ना, वो बौद्ध विहारों की शैली में बनी 5 मंजिला पिरामिड जैसी इमारत है। और बुलंद दरवाजा? वो अकबर ने अपनी गुजरात विजय की याद में बनवाया था। ये भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। और इबादत खाना जो 1575 में बना था? हाँ, वो अकबर ने सभी धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करने के लिए बनवाया था। इसके अलावा सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और जोधाबाई का महल भी है। राइट। अब एपिसोड के मेरा मतलब है हमारी इस चर्चा के आखिर में कुछ रैपिड फायर हाई यील्ड फैक्ट्स देख लेते हैं जो सीधे मेरिट तय करते हैं। बिल्कुल, चलिए तेजी से कुछ फुटकर तथ्य देखते हैं। जैसे बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई थी। और बाबर ने खुद कहाँ बनवाई थी? बाबर ने संभल में भी एक जामा मस्जिद बनवाई थी। और अगर मुगल काल के किलों की बात करें तो प्रयागराज का विशाल किला संगम के किनारे अकबर द्वारा बनवाया गया था। संगम पर होने की वजह से सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। हाँ, एकदम। और अब एक फाइनल एग्जाम टिप जो बहुत जरूरी है। जी बताइए। सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा, जिसे अकबर ने शुरू किया और जहांगीर ने पूरा किया। इस मकबरे की वास्तुकला अद्वितीय है क्योंकि ये एक गुंबद रहित इमारत है। गुंबद रहित मतलब कोई डोम नहीं है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? एक मुगल सम्राट और उसका मकबरा बिना गुंबद के? क्योंकि अकबर इसे सभी धर्मों की साझी संस्कृति का प्रतीक बनाना चाहता था। पंचमहल की तरह ये भी पिरामिड के आकार में है। वो एक ऐसा स्मारक छोड़ना चाहता था जो किसी एक धर्म की सीमा में बंधा ना हो। ओह वाह, मतलब अपने अंतिम विश्राम स्थल को भी उसने अपनी विचारधारा का बिलबोर्ड बना दिया। बिल्कुल सही एनालॉजी। तो से भी नहीं था। उन्हें सबसे ज्यादा खौफ फैजाबाद के एक मौलवी और उनके विचारों से था। बिल्कुल,
मौलवी अहमदुल्ला। हाँ, और खौफ इतना ज्यादा था कि अंग्रेजों ने उस मौलवी को पकड़ने के लिए उस जमाने में 50,000 रुपए का इनाम रख दिया था। आज के समय के हिसाब से तो ये रकम करोड़ों में बैठती है। सही बात है, और ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या था उनमें। है ना? ये एक ऐसा तथ्य है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर उत्तर प्रदेश की इस जमीन में ऐसा क्या था जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। तो आज के इस गहन अध्ययन का आधार है हमारी स्रोत सामग्री, आधुनिक उत्तर प्रदेश, विद्रोह, किसान और कांग्रेस अधिवेशन। और आज हमारा मुख्य उद्देश्य है विशेष रूप से यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इतिहास के उन जटिल हिस्सों को सुलझाना जहां से मिलान करने वाले यानी मैच द फॉलोइंग प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इस विषय की गहराई में जाने से पहले ना, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी। ये स्थापित करना बहुत आवश्यक है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में उत्तर प्रदेश का भूगोल केवल एक मूक दर्शक नहीं था। देखिए, ये वो सक्रिय ज्वालामुखी था जहां हर बड़ी राजनीतिक और सामाजिक घटना का लावा खत बदा रहा था। बहुत सही उपमा दी आपने। हाँ, और जब हम ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण करते हैं ना, विशेषकर उन प्रश्नों के लिए जहां नेताओं और उनके कार्यक्षेत्रों का सटीक मिलान करना होता है, तो केवल नाम रट लेना पर्याप्त नहीं है। ये समझना ज्यादा कारगर होता है कि अमुक नेता ने उसी विशिष्ट क्षेत्र को क्यों चुना, या ब्रिटिश साम्राज्य ने किसी विशेष अधिकारी को ही उस विद्रोह को कुचलने के लिए क्यों भेजा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही ठोस दृष्टिकोण है। और इसी दृष्टिकोण के साथ 10 मई 1857 को मेरठ से उठी उस ऐतिहासिक क्रांति की बात करते हैं, मतलब जिसका मुख्य केंद्र तत्कालीन संयुक्त प्रांत यानी आज का अपना उत्तर प्रदेश था। हाँ, मुख्य केंद्र वही था। अगर हम इस पूरी परिस्थिति को ना शतरंज के एक ऐतिहासिक खेल के रूप में देखें, तो ये समझना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि किस विद्रोही राजा या रानी का सामना किस ब्रिटिश मोहरे या अधिकारी से हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में नेतृत्व बेगम हजरत महल के हाथों में था, जिन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने अपने युवा पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था, और उनके सामने जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी खड़ा था वो था कॉलिन कैम्पबेल। इतिहास बताता है कि पराजय के बाद बेगम हजरत महल नेपाल चली गई थीं। देखिए, इस घटनाक्रम के पीछे के रणनीतिक कारणों को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि बेगम हजरत महल का नेपाल जाना कोई सामान्य पलायन नहीं था। नेपाल का तराई क्षेत्र और वहां के घने जंगल हमेशा से ही ब्रिटिश सेना के लिए एक दुर्गम चुनौती रहे थे। मतलब एक सुरक्षित जगह थी। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा बफर जोन था जहां ब्रिटिश तोपखाने और उनकी जो पारंपरिक सैन्य संरचना थी ना, वो आसानी से काम नहीं कर सकती थी। इसके अलावा कॉलिन कैम्पबेल का नाम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? कैम्पबेल ब्रिटिश सेना के सबसे अनुभवी जनरलों में से एक था, जिसे विशेष रूप से उत्तर भारत के इस जटिल भूभाग को शांत करने के लिए ही बुलाया गया था। अरे वाह! और यही वो बिंदु है जहां ऐतिहासिक पैटर्न बहुत स्पष्ट रूप से उभरता है, क्योंकि जब हम लखनऊ से निकलकर कानपुर की ओर देखते हैं ना, तो वहां भी हालात बिल्कुल वैसे ही थे। बिल्कुल। कानपुर में नाना साहब, जिनका वास्तविक नाम धोंदू पंत था, और उनके मुख्य रणनीतिकार तात्या टोपे, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था, वे मिलकर इस विद्रोह की कमान संभाल रहे थे। और यहाँ भी जिस ब्रिटिश अधिकारी ने दमन चक्र चलाया वो वही कॉलिन कैम्पबेल था। अंततः नाना साहब ने भी नेपाल के जंगलों की ओर ही रुख किया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एक ही समय में कैम्पबेल कानपुर और लखनऊ दोनों मोर्चों को कैसे संभाल रहा था? तो ये ना ब्रिटिश सैन्य रसद और भौगोलिक नियंत्रण का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। कानपुर और लखनऊ दोनों ही गंगा और गोमती नदियों के बेसिन में स्थित थे और ग्रैंड ट्रंक रोड से जुड़े हुए थे। अच्छा, कनेक्टिविटी अच्छी थी। हाँ, और कैम्पबेल की रणनीति ये थी कि पहले एक संचार और रसद लाइन को सुरक्षित किया जाए। कानपुर एक बहुत बड़ा सैन्य जंक्शन था, तो एक बार कानपुर पर नियंत्रण स्थापित हो जाने के बाद ब्रिटिश सेना के लिए लखनऊ की घेराबंदी करना रसद के दृष्टिकोण से बहुत आसान हो गया। तो मतलब उसने एक बेस तैयार किया पहले। बिल्कुल। इसलिए कैम्पबेल ने पहले कानपुर को सुरक्षित किया और फिर उसी सैन्य बुनियादी ढांचे का उपयोग करके लखनऊ पर अंतिम प्रहार किया। ये रणनीतिक समझ वाकई तथ्यों को रटने की जगह
ना उन्हें एक कहानी में पिरो देती है। अब अगर हम झांसी की ओर मुड़ें तो यहाँ नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के पास था और उनके सामने जो ब्रिटिश जनरल खड़ा था वो था जनरल ह्यूरोज। इन दोनों के बीच का संघर्ष इतिहास के सबसे स्वर्णिम पृष्ठों में से एक है। निश्चित रूप से। और इस संघर्ष की तीव्रता को समझने के लिए हमें जनरल ह्यूरोज के उस प्रसिद्ध कथन का विश्लेषण करना चाहिए। हाँ, वो कथन बहुत मशहूर है। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति के बाद ह्यूरोज ने आधिकारिक रूप से कहा था, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल। 19वीं सदी के एक बेहद पितृसत्तात्मक और नस्लीय श्रेष्ठता वाले ब्रिटिश सैन्य समाज से आने वाले एक जनरल का ये बयान साधारण नहीं है। ये किसी शत्रु के प्रति केवल एक कूटनीतिक सम्मान नहीं था। तो और क्या था? यह रानी लक्ष्मीबाई की उस अभूतपूर्व सैन्य रणनीति, उनकी घुड़सवारी, तलवारबाजी और अंतिम सांस तक मोर्चे पर डटे रहने की क्षमता का ऐतिहासिक प्रमाण था। ह्यूरोज को यह स्वीकार करना पड़ा था कि पूरी क्रांति में अगर किसी ने उन्हें सबसे बड़ी सामरिक टक्कर दी तो वो रानी लक्ष्मीबाई थीं। सच में उस दौर के ब्रिटिश दस्तावेजों में इस तरह की स्वीकारोक्ति अचंभित करती है। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं इलाहाबाद का, यानी आज के प्रयागराज का। यहाँ विद्रोह का बिगुल लियाकत अली ने फूंका था और उनके सामने थे कर्नल नील। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य जुड़ता है। उस भयंकर विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को ब्रिटिश साम्राज्य का आपातकालीन मुख्यालय यानी इमरजेंसी हेडक्वार्टर बना लिया था। इसके पीछे का जो भूगोल है ना और रसद का विज्ञान, वो बहुत गहरा है। देखिए, कलकत्ता उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी था, लेकिन उत्तर भारत पूरी तरह से कट चुका था, संपर्क टूट गया था। हाँ, तो इलाहाबाद का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि ये गंगा और यमुना के संगम पर बसा है। यहाँ स्थित अकबर का किला सामरिक रूप से एक अभेद्य संरचना थी। कैनिंग जानता था कि यदि इलाहाबाद से नियंत्रण टूट गया तो कलकत्ता से उत्तर भारत में सेना और गोला बारूद भेजने का जलमार्ग और सड़क मार्ग दोनों हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। बाप रे! मतलब इलाहाबाद एक चोक पॉइंट था। बिल्कुल, ये एक ऐसा चोक पॉइंट था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ पूरी तरह से खोने से बचा लिया। सामरिक भूगोल का ये पहलू बहुत स्पष्ट कर देता है कि मुख्यालय वहीं क्यों बनाया गया। खैर, अब बात करते हैं उस नेतृत्व की जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था, फैजाबाद यानी आज का अयोध्या। हाँ, मौलवी अहमदुल्ला। हाँ, यहाँ मौलवी अहमदुल्ला डटे हुए थे और उनके सामने जनरल रेनॉल्ड था। 50,000 रुपए के उस भारी भरकम इनाम ने उन्हें ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा और कट्टर दुश्मन बना दिया था। देखिए, मौलवी अहमदुल्ला का मामला ना बाकियों से बहुत अलग है। बेगम हजरत महल या नाना साहब अपनी रियासतों और अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे थे। सही बात है। लेकिन अहमदुल्ला के पास खोने के लिए कोई राजपाट नहीं था। वे एक वैचारिक लड़ाके थे। उनका काम लोगों की दीद जाना, उन्हें उनके धर्म और स्वाभिमान के नाम पर अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करना था, जो कि सबसे खतरनाक होता है किसी भी सत्ता के लिए। एग्जैक्टली। एक सेना को हराया जा सकता है, लेकिन एक विचार को मारना बहुत मुश्किल होता है। अंग्रेजों को ये भली भांति पता था कि मौलवी अहमदुल्ला का प्रभाव किसी एक शहर तक सीमित नहीं है, वो जनमानस में आग लगा रहे हैं। इसीलिए वे ब्रिटिश शासन के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में चिन्हित किए गए। कमाल है। और इन बड़े केंद्रों के साथ साथ ना परीक्षा के दृष्टिकोण से क्षेत्रीय नेतृत्व का मिलान भी बेहद अहम होता है। हाँ, छोटे केंद्र भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल, जैसे बरेली में रुहेलखंड की कमान खान बहादुर खां के हाथ में थी, जिनका सामना विंसेंट आयर से हुआ। वहीं मथुरा जैसे सांस्कृतिक केंद्र में कदम सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इन सभी नामों और स्थानों का समग्र रूप से अवलोकन करने पर एक ऐतिहासिक सत्य सामने आता है। वो क्या? 1857 के अंत तक अंग्रेजों ने अपने तोपखानों और अपनी कूटनीति से इन सैन्य विद्रोहों को कुचल तो दिया, लेकिन वे उस आक्रोश को समाप्त नहीं कर सके। आक्रोश तो बढ़ता ही जा रहा था। हाँ, हुआ केवल इतना कि ये आक्रोश राजमहलों, किलों और फौजी छावनियों से निकलकर एक नए रूप में ढलने लगा। और ये नया रूप था उत्तर प्रदेश के खेतों और खलिहानों में सुलगता हुआ विद्रोह। मतलब जब हम 1857 के सैन्य पतन के बाद की स्थिति का विश्लेषण करते हैं ना, तो ये बहुत तार्किक लगता है कि अब आम जनता को ये समझ आ रहा था कि लड़ाई उन्हें खुद लड़नी होगी। बिल्कुल। आधुनिक इतिहास के अध्ययन में यहाँ से सीधे संगठन का नाम, उनके संस्थापक नेता और स्थापना वर्ष के बीच का तथ्यात्मक जुड़ाव देखा जाता है।
और ये वो दौर था जब भारत का राजनीतिक परिदृश्य एक बड़े बदलाव के मुहाने पर था। और इन किसान आंदोलनों के जो 3 प्रमुख चरण या संगठन है ना, उनके बीच के सूक्ष्म अंतर को समझना ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को समझने की चाबी है। तो इस क्रम में पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश किसान सभा का, जिसकी स्थापना 1918 में हुई थी। इसके संस्थापकों में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे दिग्गज नाम शामिल थे। ऐतिहासिक स्रोत स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि यह संस्थागत शुरुआत मुख्य रूप से होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं के प्रयासों का परिणाम थी। इस बिंदु पर गौर करना चाहिए कि 1918 का समय प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण का समय था। होम रूल लीग के माध्यम से जो राजनीतिक चेतना अब तक केवल शहरों और बौद्धिक वर्गों तक सीमित थी ना, वो अब पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ मुड़ रही थी। मतलब ये कोई ग्रास रूट मूवमेंट नहीं था शुरुआत में? बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश किसान सभा कोई जमीनी स्तर से उठा हुआ स्वतःस्फूर्त आंदोलन नहीं था। ये एक ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन प्रयास था, जहां शिक्षित शहरी नेता किसानों की समस्याओं को एक संगठनात्मक ढांचा देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो असली जन आंदोलन था ना, जिसने अवध के सामाजिक ताने वाने को झकझोर कर रख दिया, वो 1920 में आया। अवध किसान सभा। हाँ, प्रतापगढ़ में स्थापित अवध किसान सभा, और इसके संस्थापक थे बाबा रामचंद्र। यहाँ एक बड़ा वैचारिक विरोधाभास या कहें कि एक दिलचस्प संयोजन दिखता है। महाराष्ट्र से आया एक ब्राह्मण व्यक्ति अवध के किसानों को संगठित कर रहा है। अलग किया था। देखिए, वे समझ गए थे कि अवध के अनपढ़ और शोषित किसानों को पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांत या जटिल आर्थिक शब्दावली समझाना व्यर्थ है। उन्होंने वही भाषा बोली जो अवध की मिट्टी में रची बसी थी। मतलब उन्होंने धर्म और संस्कृति का इस्तेमाल किया। हाँ, उन्होंने किसानों को जोड़ने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का सहारा लिया। जब वे राम की कथा कहते थे तो उसमें राम रूपी किसान होता था और रावण रूपी अत्याचारी जमींदार या अंग्रेज। अरे वाह, क्या बात है। ये एक ऐसी सांस्कृतिक कूटनीति थी जिसने रातों रात जाति और पंथ की सीमाओं को तोड़कर लाखों किसानों को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। रामचरितमानस की चौपाइयों का वो प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि प्रतापगढ़ के रूरे गांव में किसानों ने नाई धोबी बंद आंदोलन शुरू कर दिया। ये एक तरह का सख्त सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार था, जहां गांव वालों ने जमींदारों और उनके नुमाइंदों के बाल काटने और उनके कपड़े धोने से साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल, ये बहुत ही प्रभावी कदम था। लेकिन इसी जमीनी आंदोलन के अगले चरण यानी 1921-22 के एका आंदोलन को लेकर मेरे मन में एक बड़ा सवाल है। बताइए। ये आंदोलन उत्तरी अवध के सीतापुर, हरदोई और बहराइच क्षेत्रों में फैला था, जिसके मुख्य नेता मदारे पासी और सहदेव थे। स्रोतों में दर्ज है कि इस आंदोलन में किसानों के साथ साथ छोटे जमींदार भी शामिल हो गए थे। ये थोड़ा असहज करने वाला तथ्य है। वो क्यों? क्योंकि सामान्य तौर पर तो जमींदार वर्ग अंग्रेजों की सत्ता का अंग हुआ करता था ना, जो खुद किसानों का शोषण करता था। फिर इस विशिष्ट एका आंदोलन में छोटे जमींदार किसानों के साथ एक ही कतार में क्यों खड़े हो गए? ये एक बहुत ही पैनी और तार्किक शंका है आपकी। देखिए, इतिहास अक्सर काले और सफेद में नहीं, बल्कि ऐसे ही भूरे या ग्रे हिस्सों में बटा होता है। इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें उस समय की क्रूर ब्रिटिश कर प्रणाली को समझना होगा। अच्छा, टैक्स सिस्टम में कुछ बदलाव हुआ था क्या? हाँ, एका आंदोलन का मुख्य कारण था लगान यानी टैक्स को अचानक अनाज के बजाय नकद यानी कैश में वसूलने का नियम, और वो भी निर्धारित सीमा से 50% अधिक। बाप रे, 50% ज्यादा? बिल्कुल। अब स्थिति ये थी कि बड़े तालुकेदारों और ब्रिटिश अधिकारियों ने लगान की दर इतनी बढ़ा दी थी कि छोटे जमींदार जो किसानों और बड़े तालुकेदारों के बीच की कड़ी थे, वे लगान चुकाने में असमर्थ हो गए। उनकी अपनी जमीनें नीलाम होने लगी। ओहो, मतलब शोषण अब उनका भी हो रहा था। एग्जैक्टली। जब आर्थिक शोषण का बुलडोजर चलता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि सामने किसान है या छोटा जमींदार। जमीन छीनने के उस खौफ और भयंकर आर्थिक बर्बादी ने कुछ समय के लिए उस वर्गभेद को मिटा दिया। समझ गया। और इसी कारण मदारी पासी के नेतृत्व में छोटे जमींदारों ने भी अपनी जान बचाने के लिए किसानों के एका यानी एकता में शामिल होना ही उचित समझा। ये विश्लेषण उस पूरे दौर की आर्थिक पीड़ा को एकदम स्पष्ट कर देता है। और जब ये पीड़ा खेतों से उठी ना, तो इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच की आवश्यकता थी। यहीं से ये पूरी ऊर्जा उत्तर प्रदेश के खेतों और खलिहानों से निकलकर सीधे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भव्य राजनीतिक मंचों तक जा पहुंचती है।
सही कहा। अगर इस वैचारिक यात्रा को एक रूपक के माध्यम से समझें तो कांग्रेस के अधिवेशन एक प्रेशर वॉल्व की तरह थे। अंग्रेजों ने इन्हें शुरुआत में इसलिए बनने दिया ताकि भारतीयों का गुस्सा एक सुरक्षित तरीके से निकल सके, लेकिन धीरे धीरे भारतीयों ने इसी वॉल्व पर कब्जा करके पूरी ट्रेन का इंजन अपने हाथ में ले लिया। बहुत सटीक उपमा है ना? आज़ादी से पहले यूपी में कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन हुए, प्रयागराज और लखनऊ में 3-3 और कानपुर, बनारस तथा मेरठ में 1-1। लेकिन इतिहास के पन्नों में और परीक्षा के तथ्यात्मक मिलान में 5 अधिवेशन ऐसे हैं जिन्होंने इस ट्रेन की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल। और इन अधिवेशनों का क्रमबद्ध अध्ययन हमें ये बताता है कि कैसे एक संभ्रांत लोगों की संस्था धीरे धीरे पूरे भारत की आजादी का इंजन बन गई। तो शुरुआत करते हैं 1888 के प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद अधिवेशन से। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। ये एक बहुत ही चर्चित तथ्य है कि जॉर्ज यूल कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज या यूरोपियन अध्यक्ष थे। ये अधिवेशन अल्फ्रेड पार्क के पास आयोजित हुआ था। अब देखिए, जॉर्ज यूल को अध्यक्ष बनाने के पीछे का राजनीतिक तंत्र बहुत सोची समझे रणनीति का हिस्सा था। वो कैसे? 1857 के विद्रोह के बाद ना अंग्रेज किसी भी भारतीय संगठन को शक की नजर से देखते थे। कांग्रेस के शुरुआती नेताओं को ये सिद्ध करना था कि उनकी संस्था राजद्रोही नहीं है, बल्कि वो संवैधानिक दायरे में रहकर काम करने वाली एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी संस्था है। मतलब उन्हें अंग्रेजों का भरोसा जीतना था। हाँ, एक अंग्रेज व्यापारी को अध्यक्ष बनाने से कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत को ये कूटनीतिक संदेश दिया कि वे साम्राज्य के खिलाफ नहीं, बल्कि केवल प्रशासनिक सुधारों की मांग कर रहे हैं। बहुत ही स्मार्ट चाल थी ये। और ये कूटनीति तब तक चलती रही जब तक बंगाल का विभाजन नहीं हो गया। इसके बाद आता है 1905 का वाराणसी यानी बनारस अधिवेशन। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन था। हाँ, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव देखा गया। इसी अधिवेशन में लॉर्ड कर्जन की बंगाल विभाजन नीति का कड़ा विरोध हुआ और स्वदेशी आंदोलन को आधिकारिक समर्थन दिया गया। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए बनारस जैसी जगह का चुनाव क्यों किया गया? इसके पीछे एक सांस्कृतिक कारण था। बनारस भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धड़कन है। बंगाल के लोगों के दर्द को पूरे भारत का दर्द बनाने के लिए बनारस से बेहतर कोई मंच नहीं हो सकता था। अच्छा, तो इसे एक बड़ा स्वरूप देना था। बिल्कुल। बनारस से जब स्वदेशी का आवाहन किया गया ना, तो उसने इस आंदोलन को एक अखिल भारतीय और लगभग एक पवित्र कर्तव्य का दर्जा दे दिया। यहीं से कांग्रेस की याचिका और प्रार्थना वाली राजनीति खत्म होने लगी और एक सक्रिय जमीनी प्रतिरोध की शुरुआत हुई। और इस प्रतिरोध ने अंततः एक ऐसी एकता को जन्म दिया जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अपने चरम पर दिखी। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ पैक्ट। जी हाँ, इस अधिवेशन को इतिहास में लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ 2 ऐसे बड़े समझौते हुए जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। पहला था 1907 के सूरत विभाजन के बाद से अलग चल रहे नरम दल और गरम दल का वापस एक हो जाना। और दूसरा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता। देखिए, 1916 का वर्ष प्रथम विश्व युद्ध का समय था। ब्रिटिश सत्ता उस समय वैश्विक स्तर पर कमजोर पड़ रही थी। ऐसे समय में जब अंग्रेज अपनी पूरी ताकत बांटो और राज करो की नीति पर लगा रहे थे, तब लखनऊ के इस मंच ने भारत की सभी राजनीतिक और वैचारिक धाराओं को एक साथ ला खड़ा किया। मतलब ये अंग्रेजों के लिए एक बड़ा झटका था। बहुत बड़ा झटका था। ये एकता भले ही बहुत लंबे समय तक नहीं टिकी, लेकिन उस पल के लिए इसने अंग्रेजों को ये दिखा दिया कि भारत अपने मतभेदों को भुलाकर एक राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए खड़ा हो सकता है। और इसी राष्ट्रीय लक्ष्य का विस्तार हमें 1925 के कानपुर अधिवेशन में देखने को मिलता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। ये तथ्य बार बार जोड़ा जाता है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। बिल्कुल। लेकिन इस अधिवेशन की गहराई केवल महिला नेतृत्व तक सीमित नहीं थी। इसी अधिवेशन में पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में आधिकारिक मंच पर इस्तेमाल किया गया और श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा रचित विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का गान हुआ। अगर हम ध्यान देना तो 1925 तक आते आते हम कांग्रेस के स्वरूप में एक
पूर्ण लोकतंत्रीकरण देखते हैं। मतलब अब ये आम लोगों की पार्टी बन रही थी। एग्जैक्टली सरोजिनी नायडू का अध्यक्ष बनना और हिंदी जैसी जनभाषा का प्रयोग ये साबित करता है कि कांग्रेस अब वकीलों और अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबू वर्ग की संस्था नहीं रही थी। तिरंगे का गान और हिंदी का प्रयोग, ये ऐसे प्रतीक थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई को भारत के हर आम नागरिक की सांस्कृतिक पहचान से जोड़ दिया था। क्या बात है। और आजादी की इस पूरी यात्रा का अंतिम पड़ाव आता है 1946 के मेरठ अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। परीक्षा के लिए ये वो सीधा तथ्यात्मक प्रश्न है जो ये सुनिश्चित करता है कि आजादी के ठीक समय यानी 1947 में कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था। जेबी कृपलानी का मेरठ अधिवेशन में चुना जाना इस बात का उत्तर है। अगर हम समय के इस पहिए को देखें ना, तो ये मेरठ अधिवेशन केवल एक तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, ये एक ऐतिहासिक चक्र का पूरा होना है। बिल्कुल, ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर दिखाती है। मतलब 1857 के उन सैन्य और रियासती विद्रोहों से जहां बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मीबाई ने तलवारें उठाईं, फिर बाबा रामचंद्र और मदारी पासी द्वारा किसानों को संगठित करने की वो जमीनी जद्दोजहद, हाँ। और अंततः 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन से लेकर 1946 के मेरठ अधिवेशन तक राष्ट्रीय राजनीति का वो विराट मंच, इन सभी ने मिलकर न केवल इतिहास की किताबों के लिए तथ्य रचे, बल्कि भारत की आजादी का एक पूरा का पूरा वास्तुशिल्प तैयार किया। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तथ्यों को उनके सही कालखंड और उनके भौगोलिक कारणों के साथ जोड़कर देखना ही इतिहास के अध्ययन को जीवंत बनाता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि कोई घटना क्यों और कहाँ घटी, तो उसे रटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और इसी वैचारिक मंथन के अंत में एक ऐसा विचार उभर कर आता है जो शायद इतिहास के किसी एक स्रोत में सीधे तौर पर न लिखा हो, लेकिन इन सभी कड़ियों को जोड़ने पर स्पष्ट दिखाई देता है। जरा सोचिए, 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने उत्तर प्रदेश से उठने वाले खतरे को देखते हुए अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद में बनाया था। हाँ, बिल्कुल बनाया था। और फिर 1946 में आजादी से ठीक पहले का अंतिम और निर्णायक कांग्रेस अधिवेशन मेरठ में हुआ। ठीक उसी मेरठ में जहां से 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी उठी थी। बहुत ही गहरा पॉइंट है ये। ये सब मात्र कोई संयोग नहीं हो सकता। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उत्तर प्रदेश के इस विशेष भूगोल, यहाँ के विस्तृत मैदानों, जीवनदायिनी नदियों और सबसे बढ़कर यहाँ के लोगों के रग रग में बसे उस विद्रोही स्वभाव ने ही ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी प्रशासनिक और सैन्य रणनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। सोचने वाली बात है। अगर उत्तर प्रदेश की यह जमीन और यहाँ का नेतृत्व इस तरह का प्रतिरोध खड़ा नहीं करता, तो क्या 1947 की आजादी का स्वरूप वैसा ही होता जैसा आज हम देखते? ये एक ऐसा विचार है जिस पर इतिहास को करीब से जानने वाले हर जिज्ञासु को हम उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव के वो डीप फैक्ट्स निकाल सकते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। तो इस सफर को शुरू करने के लिए हमें 20वीं सदी के शुरुआती दशकों वाले उत्तर प्रदेश में चलना होगा। अच्छा। ये वो दौर था जब पूरे देश में और खासकर यूपी में आज़ादी की लड़ाई एक नया मोड़ ले रहे थे। शांतिपूर्ण विरोध अपनी जगह था, लेकिन युवाओं का एक ऐसा वर्ग तैयार हो रहा था जिसका मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है, यानी ईंट का जवाब पत्थर से। बिल्कुल। और इस पूरे परिदृश्य में कानपुर और आगरा केवल औद्योगिक शहर या ऐतिहासिक पर्यटन स्थल नहीं रह गए थे। ये अब क्रांति के धधकते हुए केंद्र बन चुके थे। और जब कानपुर का जिक्र आता है तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की बात होना लाजमी है। जी। नोट्स में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अक्टूबर 1924 में कानपुर में ही इस संगठन की नींव रखी गई थी। और इसके संस्थापक शचीन्द्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और योगेश चंद्र चैटर्जी जैसे दिग्गज। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक चीज जो मुझे सोचने पे मजबूर करती है वो है इनकी रणनीति। इन्होंने अपनी सबसे बड़ी योजना के लिए उसी 8 टाउन ट्रेन को चुना जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया, जिसे आज करंट अफेयर्स के हिसाब से यूपी सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन का सम्मानजनक नाम दिया है, जो कि बहुत सही बदलाव है। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर उन्हें खजाना ही लूटना था तो उन्होंने किसी बैंक, किसी सुरक्षित इमारत या खजाने वाले किले को क्यों नहीं चुना? मेरा मतलब है, एक चलती हुई ट्रेन को निशाना बनाना तो बहुत बड़ा रिस्क लगता है।
इसमें तो चीजें आसानी से खराब हो सकती थी ना। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अगर हम सैन्य रणनीति के नजरिए से देखें, अच्छा। हाँ, तो एक रुकी हुई इमारत जैसे कोई बैंक या खजाना बहुत सुरक्षित होता है। वहाँ 24 घंटे हथियारों से लैस पहरेदार होते हैं, दीवारें ऊंची होती हैं और भागने के रास्ते वो पहले से तय और सीमित होते हैं। मतलब वहां से निकलना मुश्किल है। बिल्कुल। इसके विपरीत एक ट्रेन जो 2 स्टेशनों के बीच किसी सुनसान जंगली या ग्रामीण इलाके से गुजर रही हो, वहाँ सरप्राइज एलिमेंट यानी अचानक हमले का सबसे बड़ा फायदा मिलता है। ओहो, मतलब सुरक्षा कर्मियों को संभलने का मौका ही न मिले। एकदम सही। जब ट्रेन अचानक रुकती है तो पहरेदारों को समझ ही नहीं आता कि कोई तकनीकी खराबी है या कोई हमला हुआ है, और जब तक वे स्थिति को समझते हैं तब तक एक्शन पूरा हो चुका होता है। क्या बात है। और एक और बात, वो खजाना कोई आम लूट का माल नहीं था। वो भारतीयों से लगान और टैक्स के रूप में वसूला गया पैसा ही था। क्रांतिकारियों का सीधा सा तर्क था कि यह हमारा पैसा है और हम इसे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार खरीदने के लिए वापस ले रहे हैं। ये तो वाकई एक देशभक्ति से प्रेरित हीस जैसा लगता है। बिल्कुल। लेकिन हर बड़े एक्शन का एक भारी अंजाम भी होता है। ब्रिटिश हुकूमत इस घटना से पूरी तरह बौखला गई थी। बौखलाना ही था। उन्हें लगा कि अगर आज ट्रेन लूटी गई है तो कल उनके दफ्तर जलाए जाएंगे। सही बात है। और फिर पूरे राज्य में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई और 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 4 प्रमुख नेताओं को फांसी की सजा सुनाई गई। अब परीक्षाओं में अक्सर ये सवाल आता है कि किसे कहाँ फांसी दी गई, और हमारे आज के इन स्टडी टेक नोट्स में इसे याद रखने की एक बहुत ही काव्यात्मक और मजेदार ट्रिक दी गई है। हाँ, वो ट्रिक बहुत मशहूर है। पंक्ति कुछ इस तरह है: बिस्मिल गए गोरखपुर, अशफाक फैजाबाद, रोशन हुए नैनी में, लाहिरी गोंडा आबाद। ये ट्रिक जितनी सरल है ना, इसके पीछे का इतिहास उतना ही गहरा और दर्दनाक है। इन 4 नामों में भारत की आज़ादी की पूरी कीमत छिपी है। अगर हम गोरखपुर की बात करें, जहां रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी, तो वो कोई आम दिन नहीं था। फांसी के तख्ते की ओर बढ़ते हुए उनके होठों पर वो अमर गीत था, सरफरोशी की तमन्ना। बिल्कुल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये महज एक गीत नहीं था, ये ब्रिटिश साम्राज्य के मुंह पर एक तमाचा था कि मौत भी इन दीवानों को डरा नहीं सकती। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और ये जज्बा सिर्फ किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं था। फैजाबाद, जिसे आज हम अयोध्या कहते हैं, वहां अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई। नोट्स में एक बहुत ही खास डीप फैक्ट है कि अशफाक उल्लाह खां किसी भी क्रांतिकारी आंदोलन में फांसी के फंदे को चूमने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम क्रांतिकारी थे। सही कहा। ऐसे उदाहरण इस बात का सबूत हैं कि जब बात देश की होती है तो सारे धर्म और वर्ग एक हो जाते हैं। एकदम। और इसी कड़ी में रोशन सिंह जी का मामला सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। मैं जब भी इसके बारे में पढ़ती हूँ मुझे बहुत अजीब लगता है। क्यों? उन्हें प्रयागराज के पास नैनी जेल में फांसी दी गई। लेकिन विडंबना देखिए कि रोशन सिंह काकोरी के उस ट्रेन एक्शन में सीधे तौर पर शामिल ही नहीं थे। एक मिनट, क्या अगर वो ट्रेन एक्शन में थे ही नहीं तो उन्हें इतनी बड़ी सजा कैसे दे दी गई? मतलब न्याय व्यवस्था तो सबूतों पर काम करती है ना? यही तो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के दोगेपन और उनके खौफ का असली चेहरा था। उस समय का ब्रिटिश प्रशासन इतना डरा हुआ था कि वे हर उस इंसान को खत्म कर देना चाहते थे जो क्रांति का चेहरा बन सकता था। उन्हें सबूतों की परवाह नहीं थी। उन्हें बस जनता के बीच एक डिटरेंट यानी एक खौफ पैदा करना था। वे यह संदेश देना चाहते थे कि अगर कोई एचआरए से जुड़ेगा तो उसका अंजाम फांसी ही होगा, चाहे उसने असल में बंदूक उठाई हो या नहीं। ये तो सरासर अन्याय और उनकी हताशा का प्रतीक है। बिल्कुल। और शायद इसी बौखलाहट का नतीजा था राजेंद्र लाहिड़ी जी के साथ हुआ बर्ताव। उन्हें गोंडा जेल में फांसी दी गई। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो ये कि अंग्रेजों ने उन्हें तय समय से 2 दिन पहले ही फांसी पर चढ़ा दिया। हाँ, वो इतने डरे हुए थे। मतलब उन्हें इतना डर था कि शायद लाड़ी जी को छुड़ाने के लिए जनता कोई बड़ा विद्रोह न कर दे या क्रांतिकारी जेल पर हमला न कर दें। एक विशाल साम्राज्य चंद युवाओं से इतना खौफजदा था। और उनका ये खौफ बेवजह नहीं था, क्योंकि उसी संगठन का एक शेर उनके जाल से निकल गया था। चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ,
काकोरी एक्शन के बाद पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद आजाद कभी पकड़े नहीं गए। सालों तक उन्होंने भेष बदल बदल कर अंग्रेजों की नाक में दम किया और अंततः 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने उन्हें घेर लिया। एक लंबी मुठभेड़ हुई और जब उनकी पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपनी वो कसम पूरी की कि वे आज़ाद हैं और जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। उन्होंने खुद को गोली मार ली। इन शहादतों की गूंज तो आज भी उन शहरों में महसूस की जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन जब अंग्रेज इन क्रांतिकारियों को कुचलने में लगे थे, तब समाज में एक और मौन क्रांति आकार ले रही थी। हथियारों की लड़ाई अपनी जगह थी, लेकिन बुद्धिजीवियों को ये समझ आ गया था कि सिर्फ गोलियों से एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। सही बात है। इसके लिए आने वाली पीढ़ियों को मानसिक रूप से आजाद करना होगा। अंग्रेजों ने सोचा था कि क्रांतिकारियों को फांसी देकर वे यूपी के आवाज को दबा देंगे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि एक दूसरी बगावत क्लासरूम्स में पक रही थी। शिक्षा के मोर्चे पर। हाँ, युवा अब बौद्धिक रूप से भी हथियारबंद हो रहे थे, और ये हमें यूपी के उन ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थानों के विकास की ओर ले जाता है। ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। शिक्षा का ये विकास ना भारत के लिए एक लंबी अवधि का निवेश था। अगर हम यूपी के प्रमुख विश्वविद्यालयों की बात करें, जो कि परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत हॉट टॉपिक रहते हैं, तो शुरुआत होती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी, जो इसे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बनाता है। सर विलियम मुइर के विजन ने इसकी नींव रखी थी। मुइर कॉलेज वाला हिस्सा। हाँ, इसका अकादमिक स्तर इतना ऊंचा और कड़ा था और यहाँ से देश को ऐसे बेहतरीन प्रशासक, राजनेता और विद्वान मिले कि इसे दुनिया भर में पूरब का ऑक्सफोर्ड यानी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट का दर्जा दिया गया। पूरब का ऑक्सफोर्ड, ये नाम ही अपने आप में एक रुतबा लिए हुए है। बिल्कुल। लेकिन नोट्स में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU की टाइमलाइन सामने आती है, और यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं इन दोनों संस्थानों के इतिहास को देख रहा हूँ और एक अजीब सा पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ। कैसा पैटर्न? देखिए, BHU 1916 में बना, लेकिन असल में 1898 में एनी बेसेंट ने वाराणसी में एक छोटा सा सेंट्रल हिंदू कॉलेज शुरू किया था, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय जी ने विशाल BHU में बदल दिया। सही है। और इसी तरह AMU 1920 में बना, लेकिन इसकी जड़ें 1875 में सर सैयद अहमद खां द्वारा बनाए गए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी MAO कॉलेज में थी। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि ये दोनों ही संस्थान सीधे यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित नहीं हुए? क्या कोई कानूनी अड़चन थी या फिर फंड्स जुटाना इतना मुश्किल था उस वक्त? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ फंड्स या कानून की बात नहीं थी, ये समाज का भरोसा जीतने की एक लंबी प्रक्रिया थी। अच्छा, भरोसा? हाँ, 19वीं सदी के अंत में भारतीय समाज एक बहुत गहरे संक्रमण काल से गुजर रहा था। आधुनिक और पश्चिमी शिक्षा को लेकर लोगों के मन में कई शंकाएं थीं। वो तो स्वाभाविक है। तो ऐसे में सीधे एक विशाल विश्वविद्यालय खड़ा कर देना व्यवहारिक नहीं था। पहले एक छोटा कॉलेज बनाना पड़ा, एक तरह का इनक्यूबेटर समझ लीजिए, जहां लोगों को ये विश्वास दिलाया जा सके कि आधुनिक शिक्षा उनकी संस्कृति के खिलाफ नहीं है, बल्कि समय की मांग है। ये तो एक तरह से समाज का माइंडसेट बदलने जैसा काम था। एकदम सही। एनी बेसेंट और सर सैयद अहमद खां जैसे विचारकों ने वो बीज बोया। उन्होंने जमीन खोजी, शुरुआती संसाधन जुटाए और पहली पीढ़ी को पढ़ाया, और जब समाज को उस शिक्षा का सकारात्मक असर दिखने लगा, तब मदन मोहन मालवीय जी जैसे दूरदर्शी नेताओं ने कमान संभाली। मैं बता रही थी ना, मालवीय जी का काम कोई साधारण काम नहीं था। उसे भागीरथ प्रयास कहा जाता है, क्योंकि वे पूरे देश में घूमे, राजाओं महाराजाओं से लेकर आम जनता तक से चंदा इकट्ठा किया। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। उन्होंने सबको ये समझाया कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं बन रही है, बल्कि भारत का भविष्य गढ़ा जा रहा है। और दशकों की उस मेहनत के बाद वो छोटे कॉलेज एक ऐसे वट वृक्ष में बदल गए जिन्हें आज हम BHU और AMU के नाम से जानते हैं। कमाल है। तो परीक्षाओं में ये जो क्रोनोलॉजी है ना, ये सिर्फ रटने के लिए नहीं है, बल्कि समाज के इस इवोल्यूशन को समझने के लिए है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर है। अब आज़ादी की लड़ाई और शिक्षा के इस भारी भरकम विमर्श के बाद अब थोड़ा ज़मीनी हकीकत की तरफ लौटते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आखिर यूपी की असली आत्मा सिर्फ
विश्वविद्यालयों की चार दीवारी में ही तो नहीं है ना, वो तो गांव की मिट्टी, खेतों और आम जीवन में भी बसती है। सही कहा। और इस आम जीवन का सबसे बड़ा और रंग बिरंगा उत्सव होते हैं मेले। अरे हाँ, मेले। स्टडी टेक के नोट्स के इस हिस्से में यूपी के सांस्कृतिक मेलों का बहुत ही विस्तृत ब्यौरा है, और वो भी बड़ी मजेदार तस्वीरों के साथ। और मैं बता दूं, ये हिस्सा परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा स्कोरिंग एरिया होता है। यहाँ से बहुत सवाल आते हैं। यहाँ एक बुनियादी और बेहद रोचक तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले मथुरा में लगते हैं। मथुरा में? हाँ, ये बात किसी को भी हैरान कर सकती है, लेकिन अगर हम ब्रज क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को देखें तो ये पूरी तरह से तार्किक है। वो भूमि सदियों से कला, व्यापार, लोक कथाओं और भक्ति का मुख्य केंद्र रही है। बिल्कुल। लेकिन इन मेलों को याद रखने के लिए नोट्स में साफ लिखा है कि कोई एक शॉर्टकट ट्रिक काम नहीं करेगी। हाँ, इसमें ट्रिक्स फेल हो जाती हैं। क्योंकि हर मेले की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। इन्हें स्थान और विशेषता के जोड़े बनाकर ही समझना होगा। जैसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है मेरठ का नौचंदी मेला। बहुत प्रसिद्ध है। मैं इस मेले को एक मजबूत पुल की तरह देखता हूँ। होली के चंद दिनों बाद जब ये मेला सजता है तो एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। एक तरफ नवचंडी देवी का प्राचीन मंदिर है जहाँ घंटियां बज रही हैं, और ठीक दूसरी तरफ बाले मियाँ की मजार है जहाँ चादर चढ़ाई जा रही है। क्या बात है! एक ही मैदान में दो अलग अलग आस्थाएं एक साथ मिलकर एक बड़ा उत्सव बन जाती हैं। ये समन्वय की वो संस्कृति है जो यूपी की जड़ों में रची बसी है। हाँ। और इसी परंपरा का एक और ऐतिहासिक रूप है सुलह कुल उत्सव, जो आगरा में आयोजित होता है। आगरा में? हाँ, इसे महान मुगल बादशाह अकबर द्वारा शुरू किया गया था। सुलह कुल का अर्थ ही है सभी के साथ पूर्ण शांति। अकबर का ये दर्शन केवल राजकाज तक सीमित नहीं था, ये एक सामाजिक संदेश था जो आज भी आगरा के इस उत्सव के जरिए जिंदा है। एकता के इन प्रतीकों के अलावा जो चीज मुझे इन स्लाइड्स में सबसे ज्यादा रोमांचित कर रही है वो है पशु मेलों का जिक्र। एनिमल फेयर्स। हाँ, जैसे आगरा का बटेश्वर मेला यमुना नदी के किनारे लगता है, और ये मुख्य रूप से ऊंटों के व्यापार के लिए जाना जाता है। जरा कल्पना कीजिए, यमुना के रेतीले किनारों पर सैकड़ों हजारों ऊंटों का रेला। ये किसी फिल्म के भव्य दृश्य जैसा लगता है। बिल्कुल लगता है। इसी तरह बलिया का दादरी मेला है। कार्तिक पूर्णिमा के समय लगने वाला ये मेला भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। बलिया, जो कि यूपी का एकदम पूर्वी छोर है। हाँ, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। अब इन दो बड़े मेलों को देखते हुए मेरे मन में एक अजीब सी पहेली उलझ रही है। एक मेला आगरा में है जो यमुना के किनारे है, दूसरा बलिया में है जो बिल्कुल सीमा पर स्थित है। क्या ये महज संयोग है कि इतने विशाल स्तर के पशु मेले या तो किसी बड़ी नदी के किनारे आयोजित होते हैं या फिर राज्य के एकदम बॉर्डर वाले जिलों में? इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है, और मैं बताऊं, इतिहास या भूगोल में कुछ भी संयोग नहीं होता। अच्छा। बिल्कुल। अगर हम प्राचीन व्यापारिक मार्गों और अर्थशास्त्र को समझें तो ये पूरी तरह से एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। वो कैसे? पुराने जमाने में आज की तरह कोई बड़े ट्रक या मालगाड़ियां तो होती नहीं थी जो हजारों जानवरों को एक झटके में ट्रांसपोर्ट कर सकें। हाँ, ये तो है। पशुओं को हफ्तों और महीनों तक पैदल चलाकर मेलों तक लाया जाता था। अब इतने सारे पशुओं के पीने के लिए पानी की एक विशाल और निर्बाध व्यवस्था चाहिए थी, जो सिर्फ यमुना या गंगा जैसी नदियां ही पूरी कर सकती थीं। ओहो, यानी नदियां सिर्फ पवित्र ही नहीं थी, वो एक तरह से उस समय के बड़े सर्विस स्टेशन या हाईवे का काम कर रही थी। एकदम। और जहां तक बलिया जैसे सीमांत जिलों की बात है, तो बॉर्डर हमेशा सिर्फ फ्री ट्रेड जोन या व्यापारिक जंक्शन रहे हैं। बलिया की लोकेशन ऐसी है कि वहां यूपी का व्यापारी तो आसानी से आ ही सकता है, साथ ही बिहार और नेपाल तक के पशु व्यापारी बिना किसी बड़ी बाधा के पहुंच सकते हैं। तो ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक बेहद सोची समझी प्राचीन आर्थिक रणनीति है जो आज भी परंपरा के नाम पर चल रही है। ये तो सच में कमाल का नजरिया है। मतलब हर एक मेले के पीछे की एक पूरी अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक मेले हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, जैसे बाराबंकी का देवा शरीफ मेला, जहां हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर सालाना उर्स लगता है, या फिर सहारनपुर का शाकुंभरी देवी मेला, जो शिवालय की पहाड़ियों के ठीक पास लगता है। और कंफ्यूजन की बात निकली है तो गोविंद साहब मेला का जिक्र तो जरूरी है। हाँ, वो भी है। ये पूर्वांचल का एक बेहद लोकप्रिय मेला है, और अक्सर ऐसा होता है कि ये आजमगढ़ की सीमा के इतना करीब लगता है कि लोग इसे आजमगढ़ का मान लेते हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर और परीक्षा आयोग के अनुसार
ये अंबेडकर नगर में आता है। यही वो छोटे छोटे डीप फैक्ट्स हैं जहां गहराई से की गई पढ़ाई काम आती है। यही एक साधारण और एक बेहतरीन तैयारी के बीच का फर्क तय करती है। बिल्कुल सही बात है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? इन नोट्स के पन्नों से हमने आज क्या क्या निकाला है? अगर पूरे सफर पर एक नजर दौड़ाएं तो हमने आजादी के उन मतवालों की मनोविज्ञान को समझा जिन्होंने एक चलती ट्रेन को रोककर साम्राज्य को चुनौती दी। हमने उन शिक्षाविदों के धैर्य को देखा जिन्होंने दशकों की मेहनत से पूरब का ऑक्सफोर्ड और बीएचयू जैसे बौद्धिक गढ़ बनाए। और संस्कृति को भी देखा। हाँ, नौचंदी की एकता से लेकर बलिया के पशु व्यापार तक फैले उस विशाल सांस्कृतिक ताने बाने को समझा जो इस राज्य को असल मायने में जिंदा रखता है। और श्रोताओं के लिए ये जानना भी मजेदार होगा कि स्टडी टेक की इन स्लाइड्स के आखिर में भी एक बड़ा ही प्यारा सा संदेश है, जहां लिखा है, ऐसे ही वीडियो के लिए स्टडी टेक को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। वो तो है, अपनी मेहनत का थोड़ा सपोर्ट तो वो भी चाहेंगे ही। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ना, मैं एक ऐसा विचार साझा करना चाहूंगी जो अक्सर मेरे दिमाग में आता है। बताइए। ये जो स्टडी नोट्स हैं या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वो मूल रूप से छात्रों की काबिलियत आंकने के लिए होती हैं। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर पूरे सिलेबस को देखें तो यह इतिहास और समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर करता है। वो कैसे? सोचने वाली बात है, जब कोई एक ही प्रश्न पत्र एक ही पन्ने पर पूरब के ऑक्सफोर्ड के गंभीर अकादमिक ज्ञान के बारे में भी सवाल पूछता है और साथ ही ये भी जानना चाहता है कि यमुना के किनारे ऊंटों का व्यापार कहाँ होता है, तो क्या ये साफ तौर पर यह नहीं बताता कि सच्चा ज्ञान कभी एकांगी नहीं होता? वो सिर्फ बंद कमरों और मोटी किताबों की जागीर नहीं है, बल्कि वह इस समाज की गहरी जड़ों में, यहाँ के नदी के किनारों पर और मेलों की उस सोंधी मिट्टी में भी पूरी तरह से रचा बसा है। ये एक बहुत ही गहरा और विचारणीय नजरिया है। इतिहास सिर्फ तारीखों का एक उबाऊ दस्तावेज नहीं है, बल्कि वो उन अनगिनत फैसलों, बलिदानों और उत्सवों का एक जीवंत अनुभव है जिसने आज के हमारे वर्तमान को गढ़ा है। बिल्कुल। भविष्य में कभी किसी मेले की भीड़ से गुजरना हो या किसी पुरानी इमारत और खंडर के सामने खड़े होने का मौका मिले तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि उस जगह ने कितना कुछ देखा होगा, उन ईंटों में कौन सी कहानी आबाद होगी और उस मिट्टी में कौन सी शहादत दबी होगी। ज्ञान का ये सिलसिला यूं ही जारी रहना चाहिए, क्योंकि जानने और समझने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है।